अस्सलाम वालेकुम। पहले हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसकी दो टाइप्स थी। एक हम लोगों ने पहले किया SN1 और अब हमारे पास है SN2 रिएक्शंस। SN2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये इसमें दो मॉलिक्यूल जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। When the rate of nucleophilic substitution reaction depends on the concentration of both the substrate and the nucleophile. SN2 रिएक्शन जो है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के भी ऊपर भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट के और न्यूक्लियोफाइल के, यानी कि जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन सबस्ट्रेट की होगी जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन की होगी, ये दोनों डिपेंडेंट होंगे। रेट जो है दोनों पर डिपेंडेंट होगा। इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर एंड रिप्रेजेंटेड एज SN2। SN1 रिएक्शन जो था हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था और ये वाला जो रिएक्शन है ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा इसमें सबस्ट्रेट की भी पार्टिसिपेशन होगी और न्यूक्लियोफाइल की भी पार्टिसिपेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल इसकी। अब इसमें देखें ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास एक ही रिएक्शन में कंप्लीट हो रहा है, एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। जबकि हमारे पास जैसे हमारे पास SN1 में दो स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा था कि पहले कार्बोनियम आयन बन रहा था, उसके बाद नेक्स्ट में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इसमें कार्बोनियम आयन की प्रोडक्शन नहीं होगी, यानी कि इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बन रहा, लेकिन इसमें ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। अब ट्रांजिशन स्टेट जो है ये हम लोग 2 स्टेप्स में करके नहीं लिखेंगे। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो इंटरमीडिएट स्टेट होती है और ये एक ही रिएक्शन में शो की जाती है, एक ही स्टेप में शो की जाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल जो इन्होंने ली हुई है ये है मिथाइल ब्रोमाइड की। अब फॉर एग्जांपल हम मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोमाइड है, ये ब्रोमाइड लीव करेगा और यहाँ पे आके हाइड्रोक्सिल आयन लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्वेंट से जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो आके अटैक कर रहा है, ये आके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब एक ही स्टेप में ये ब्रोमाइड लीव भी करेगा और हाइड्रोक्सिल आयन अटैच भी होगा। अब इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि एकदम से कि ब्रोमाइड पहले लीव कर दे और हाइड्रोक्सिल आयन आके फ़ौरन से अटैच हो जाए। इसमें ये जो ब्रोमाइड आयन और उसके ब्रोमाइड और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है पहले ये वीक होगा और यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन आके अटैक करेगा। ये बॉन्ड वीक होने के बाद ब्रेक होगी, तो फिर हमारे पास ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये हमारे पास शो कर रही है कि यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रोमाइड आयन ने लीव नहीं किया और कम्प्लीटली हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये अटैच नहीं हुआ, ये दोनों पार्शली अटैच्ड हैं। यानी कि ये जो ब्रोमाइड आयन है ये कम्प्लीटली इसने लीव नहीं किया, पार्शली ये अभी भी अटैच्ड है और पार्शली हाइड्रोक्सिल आयन भी अटैच है। ये हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट। The hydroxyl ion approaches the substrate carbon from side opposite the bromide ion या ब्रोमीन एटम। अब ये देखें यहाँ पे जो ब्रोमीन एटम लगा हुआ है इसी डायरेक्शन में आके हाइड्रोक्सिल आयन अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये और जो ब्रोमीन एटम है ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ठीक है। तो सेम चार्जेस की वजह से ये रिपेल करेंगे। इस रिपल्जन की वजह से जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। जो ब्रोमीन एटम के ऑपोजिट साइड है इस साइड से ये हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करेगा। इट इज़ नेचुरल दैट दीज स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, क्योंकि इनके सिमिलर चार्जेस हैं। द ट्रांजिशन स्टेट में बी पिक्चर्ड एज अ स्ट्रक्चर इन विच बोथ हाइड्रोक्सिल आयन एंड ब्रोमाइड आयन आर पार्शली बॉन्डेड टू सबस्ट्रेट कार्बन। अब ये देखें, ये मैंने बात आपको अभी बताई है कि ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी जो है कम्प्लीटली अटैच नहीं है, ना तो ब्रोमीन एटम जो है वो कम्प्लीटली डिटैच हो चुका है, ना ही हाइड्रोक्सिल आयन जो है कम्प्लीटली अटैच हुआ है, दोनों पार्शली अटैच्ड हैं।
आसो द कार्बन ब्रोमीन इज़ नॉट कम्प्लीटली क्लीव्ड। अब जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है ये देखें, ये पार्शली अटैच्ड बॉन्ड है, ये कम्प्लीटली लीव नहीं किया उसने। एंड कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड इज़ नॉट कम्प्लीटली फॉर्म्ड, और हाइड्रोक्सिल और कार्बन की बॉन्ड भी कम्प्लीटली नहीं बनी अभी। हाइड्रोक्सिल आयन हैज़ अ डिमिनिश्ड नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट हैज़ स्टार्टेड टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद सबस्ट्रेट कार्बन। अब ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है इसका जो देखिए पार्शली नेगेटिव, अब ये इसका जो चार्ज है उसमें कमी क्यों आई है, रिडक्शन इस वजह से आई है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना शुरू कर दिया उसने, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करना स्टार्ट कर दिए इस और अपने बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से ये पार्शली नेगेटिव है यहाँ पे। The bromine atom also carries a negative charge because it has started removing its shared pair of electron from the carbon atom। अब देखें पहले ये कार्बन के साथ अटैच था, अब ये आस्ता आस्ता पार्शली नेगेटिव होना शुरू हो गया क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो इसने डोनेट किए हुए थे, शेयर किए हुए थे, वो रिमूव करना शुरू कर दिया इसने। इन द ट्रांजिशन स्टेट द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स लाई इन वन प्लेन। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में जो 3 बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन की वो एक ही प्लेन में अटैच्ड हैं, ये देखें। द कार्बन हाइड्रोक्सिल एंड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कार्बन hydrogen bonds. The energy liberated by the carbon hydroxyl bond formation in this reaction, the configuration of carbon is inverted, called Walden inversion। अब जैसे हम लोगों ने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन में हमारे पास रिटेंशन भी हो रही थी और इन्वर्जन भी हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि अगर जो ग्रुप अटैक कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में आके अटैच हो जो जिस डायरेक्शन में लीविंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो हमारे पास रिटेंशन होती है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे तो हमारे पास इन्वर्जन होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में अटैच नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये लगा हुआ है ब्रोमाइड लगा हुआ है, इसमें अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल आयन के सेम चार्जेस होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जितना दूर हो सकता है होंगे। अब ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैक कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट हमारे पास जो आती है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं ये वो जो वाल्डन इन्वर्जन का कहा गया है। वाल्डन जो है वो साइंटिस्ट था जिसने इसको इन्वेंट किया था, इस वजह से ये वाल्डन इन्वर्जन कहलाती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रही हैं ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, SN2 रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है SN2 रिएक्शन में। मैं साथ साथ आपको डिफ्रेंशिएट करती जाती हूँ SN1 का भी, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब जो SN2 है इसमें जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो SN1 रिएक्शन है उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल्स इन्वॉल्व होते हैं। नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, फर्स्ट वाले में जो SN1 था उसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। फिर है ट्रांजिशन स्टेट, उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था, इसमें ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगी। ओनली इन्वर्जन अकर्स, वहाँ पे रिटेंशन भी हो रही थी, इन्वर्जन भी हो रही थी, और यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन होगी। ए प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि हमारे पास जो पहले SN1 था उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। जो प्रोटिक का मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे या प्रोटॉन दे। अब ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे। अब हमारे पास ये जो सॉल्वेंट है कोई इनके फॉर एग्जांपल एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्माइड। अगर आपको कहीं पे भी एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्माइड ये अगर इस किसी रिएक्शन में दे दिए गए हैं, सॉल्वेंट्स दे दिए गए हैं, तो आपको कंफर्म होगा कि ये SN2 रिएक्शन ही होगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, SN1 भी हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे। फिर हमारे पास आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं? नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पहले देखें आप, SN1 में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बेस्ट था टर्शरी जो है वो दे रहा था हमारे पास SN1 रिएक्शन, लेकिन ये यहाँ पे जो प्राइमरी है, प्राइमरी देगा हमें
SN2 रिएक्शन। मिथाइल सबसे बेस्ट है, उसके बाद प्राइमरी। सेकेंडरी का मैंने आपको बताया कि SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है। फिर जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 स्टीरिक हिंड्रेस, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टीरिक हिंड्रेस से। अब हम लोग जो पहले देख रहे थे ना SN1 रिएक्शन में, हम लोगों ने कहा था कि टर्शरी सबसे ज़्यादा देता है, उसका जो रीज़न था वो स्टीरिक हिंड्रेस नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग जो रीज़न देंगे वो स्टीरिक हिंड्रेस के अकॉर्डिंग देंगे। SN1 में हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो अल्काइल हैलाइड होगा वो देगा SN1, लेकिन SN2 में हम देखते हैं कि स्टीरिक हिंड्रेस कितनी है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टीरिक हिंड्रेस से। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ SN2 ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसमें नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो एक एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए हमारे पास। SN1 में हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है, और यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो एप्रोटिक होगा। आई होप कि आपको SN1 और SN2 का डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में SN1 और SN2 का डिफरेंस भी आ सकता है। रिएक्शन के साथ साथ आपको ये भी बोला जा सकता है कि SN1 और SN2 को डिफ्रेंशिएट करें। थैंक यू।